फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन नंबर 11 थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन है कि लुक एट दिस ग्राफ ऑफ अ हीटिंग आइस एनर्जी टाइम ग्राफ शोइंग द एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द आइस कांस्टेंट रेट थ्रू द चेंज liquid and finally into the steam while the temperature time graph showed in the changing temperature of ice and water during the different। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, उसके तहत हमें इन क्वेश्चन आंसर के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन का पार्ट ए क्वेश्चन है कि देयर आर टू हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ दिस ग्राफ where temperature is not changing but energy is being supplied to the substance constant rate. Why does the temperature not changing its to these stages? तो यहाँ पे कह रहा है कि इन दो स्टेजेस के दरमियान टेम्परेचर क्यों नहीं तब्दील हो रहा, जबकि कांस्टेंट रेट्स पे हम जो है एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे का फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज का मतलब है कि वो लिक्विड से जो है गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है या सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये होता है फेज चेंज। तो उस दौरान जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, लेकिन मुसलसल हमें जो है एनर्जी यानी हीट के फॉर्म में उसे देने पड़ती है। कह रहा है कि टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा जबकि आप एनर्जी दे रहे हो या हीट दे रहे हो। तो इसका जवाब है द टेम्परेचर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दीज टू स्टेजेस बिकॉज एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक दीज मॉलिक्यूलर बॉन्ड ड्यूरिंग द फेज चेंज सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस नॉट इंक्रीज टेम्परेचर। क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी होती है उनकी मॉलिक्यूलर बॉन्ड तोड़ने में लग जाती है, तो इसी वजह से वो टेम्परेचर इंक्रीज होने में नहीं सरफ होती। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर एंड एनर्जी टेंड्स टू नॉट सेम एट द सेम टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर ये दो ग्राफ दिए हुए, एक ग्राफ है हमारे पास टेम्परेचर वर्सेस टाइम, दूसरा ग्राफ है एनर्जी वर्सेस टाइम का। तो यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ग्राफ के अंदर जो है एनर्जी और टेम्परेचर का जो है आपस में जो है सेम क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एनर्जी मुसलसल टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, जबकि टेम्परेचर एक मखसूस टाइम पे इंक्रीज होता है, फिर वो कांस्टेंट रह जाता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रह जाता है, फिर इंक्रीज होता है। इस तरह से ये कांस्टेंट नहीं है। तो द टेम्परेचर स्टे कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज even though energy increase because the supply energy is used to changing the state not rising the temperature। Constructive response question का question number 2, a heater is supply energy at the constant rate to the 100 gram of a substance। The variation with time of a temperature of a substance is shown in the figure। जो फिगर के अंदर हमें दिया हुआ है the substance is perfectly insulated from its surrounding। The power of a heater is over 250 watt। तो शोन हमें ग्राफ को देखकर इन आंसर क्वेश्चन आंसर देने। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो हमें जो 100 ग्राम का सब्सटेंस दिया हुआ है, तो उसका ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है। उसको जो पावर दे रहे हैं हीटर के थ्रू 250 वाट है। तो इसी दौरान कह रहा है कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट कौन सी होगी और बॉइलिंग पॉइंट कौन सी होगी। तो इसी ग्राफ को अलग से हम लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फिर 50 से -50 सेंटीग्रेड के बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो पॉइंट होती है बेसिकली ये है मेल्टिंग पॉइंट उस सबस्टेंस की, यानी -50 सेंटीग्रेड जो है मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद फिर से देखें 85 सेंटीग्रेड के बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, टाइम तो मुसलसल जो है बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा होता है, तो तभी जो है सबस्टेंस जो है अपने फेज चेंज कर रहा होता है, यानी मेल्टिंग से अब बॉइलिंग हो रही है। तो बॉइलिंग कौन सी पॉइंट है, +30 सेंटीग्रेड, +35 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ये इसका आंसर होगा द मेल्टिंग पॉइंट वियर द टेम्परेचर स्टॉप इंक्रीजिंग। तो मेल्टिंग पॉइंट वो होगी पहली पॉइंट जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा टेम्पररी टू फॉर्म अ फ्लैट सेगमेंट ड्यूरिंग द सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ से जो सॉलिड से लिक्विड के अंदर ट्रांजिशन हो रही है, वहाँ पे फ्लैट का जो है ग्राफ दिया हुआ होगा, तो वो होगी मेल्टिंग पॉइंट। वो कौन सी है, वो दिस इज द -50 सेंटीग्रेड। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट भी कौन सी है, बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे 35 सेंटीग्रेड है, वहाँ पे फ्लैट ग्राफ है। तो फ्लैट ग्राफ वो 35 सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेल्ट द कंप्लीटली एंड हाउ टू टेक टू द वेपर फ्रॉम द लिक्विड। तो ये कह रहा है कि वो कितना टाइम लगेगा जो है ये मुकम्मल वेपर या गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हम यहाँ से फ्लैट कर्व का मालूम कर सकते हैं। तो फ्लैट ग्राफ के अंदर देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे मिल्टिंग हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि बॉइलिंग से जो है, तो पहला फ्लैट ग्राफ जो यहाँ पे देखिए कि वो है फर्स्ट मिनट से शो हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट मिनट से लेकर हमारा जो अप्रोक्सीमेट जो है 4 मिनट तक जो है मुसलसल फ्लैट ग्राफ है।
तो फ्लैट ग्राफ है, यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस कर देंगे, तो इनिशियल टाइम था फर्स्ट जो फ्लैट कर्व स्टार्ट हुआ था वो फर्स्ट मिनट था, और फाइनल जो स्ट्रेट ग्राफ था वो था 4 मिनट में से 1 माइनस करेंगे तो 3 मिनट लगेंगे उसको मेल्ट होने में। उसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट होगी कि यानी बॉइलिंग पॉइंट होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे होगी जहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। वो आप देखिए तो यहाँ से 5 से आगे जो है 5 से आगे 7 है अप्रोक्सीमेट, तो 7 मिनट से हमारा ग्राफ जो है फ्लैट है। अप टू जो है फ्लैट कर्व है, अप टू जो है 20 मिनट से थोड़ा आगे देखे तो यहाँ तक फ्लैट कर्व है, फिर से जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जब से फ्लैट कर्व होगा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है तभी जो है फेज चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस कर देंगे, तो फाइनल टाइम हमारा अप्रोक्सीमेट जो आ रहा है 21 मिनट्स आ रहा है, जो इनिशियल टाइम हमारा 7 मिनट्स है अप्रोक्सीमेट। तो 21 में से 7 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 मिनट्स लगेंगे बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए, यानी 14 मिनट्स लगेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच टेम्परेचर इंक्रीज इस फेज एक्स ग्राफ ओवर टाइम। तो टोटल जो है यहाँ पे कितना टेम्परेचर राइज होगा वो हमें मालूम करना है। एक पार्ट बी के अंदर हमने टाइम कैलकुलेट किया और पार्ट सी के अंदर हमें कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज, यानी जब सॉलिड से लिक्विड में आया और लिक्विड से फिर गैस तक कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तब तक जो है टेम्परेचर कितना राइज हुआ। तो यहाँ पे देखिए 50 से -50 सेंटीग्रेड के बाद टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज हो रहा है अप टू 35 सेंटीग्रेड तक। तो क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर देंगे, तो फाइनल टेम्परेचर है 35 सेंटीग्रेड और इनिशियल टेम्परेचर है -50 सेंटीग्रेड। माइनस फार्मूले की माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, 50 + 35 कितने हो जाएंगे 85 सेंटीग्रेड। तो मुसलसल जो टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है वो है 85 सेंटीग्रेड। पार्ट डी है, डी के अंदर हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन मालूम करनी है। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहाँ से मालूम करेंगे, तो जहाँ पे फ्लैट कर्व है, ठीक है, तो ऊपर से जो है फ्लैट कर्व है तो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन हम मुसलसल जो है टैंक की एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो हीट दे रहे हैं, उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में पार्टीशन का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ से मालूम करेंगे लेटेंट हीट, तो यहाँ पे हमें मास तो मिला हुआ है कि 100 ग्राम है, और हमारे पास जो है क्यू जो है हीट कितनी दे रहे हैं वो हमें मालूम नहीं है। तो हीट मालूम करने के लिए फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर मिला हुआ है 250 वोल्ट, और टाइम कितना लग रहा है, जहाँ से देखेंगे फ्लैट कर्व जो है स्टार्ट हुआ है और जब तक एंड हुआ है। तो अभी हमने टाइम मालूम किया था वो कितना था 14 मिनट्स, क्योंकि 7 मिनट से टेम्परेचर मुसलसल जो है इंक्रीज नहीं हो रहा था अप टू 21 सेंटीग्रेड तक। तो जो है टोटल जो टाइम लग रहा था वो वहाँ पे 14 मिनट्स लग रहे थे। तो पावर को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, तो क्या करेंगे, पावर है 250 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि मिनट को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। 840, और 840 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो है 250 से, तो हमारा जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 21,000 आ जाएंगी, ठीक है। 21,000 से हीट आ गई, और मास हमारे पास मिला हुआ है, लेटेंट हीट हमें मालूम करनी है। तो मास को क्या करेंगे, जो 100 ग्राम दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करेंगे केजी के अंदर, तो हो जाएगा 0.1 केजी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, वहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, तो फाइनल जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला हो जाएगा Q/M। तो क्यू अभी हमने मालूम किया था 21,000, और मास हमारे पास मिला हुआ है 0.1 kg 21000, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो जो लिखे तो 2.1, 10 पावर यहाँ पे कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, 10 पावर 6 हो जाएगा जॉल पर केजी। ये आ गई फाइनल आंसर। अब हम शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन अ लीफ एंड ग्रोस इन अ स्प्रिंग सीजन। तो कह रहा है कि शबनम का जो कतरा है वो बाहर की मौसम के अंदर जो है पत्तों पे क्यों बनता है। तो जो इसका आंसर है ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म बिकॉज द टेम्परेचर ड्रॉप एट नाइट काज द वाटर वेपर्स इन द एयर टू कंडेंस इनटू द लिक्विड टू कोल्ड सरफेस लाइक लीव एंड ग्रोस। तो रात के टाइम जो है बाहर के मौसम में रात के टाइम जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, जिस वजह से जो है वेपर्स कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म बन जाते हैं, तो किसी सरफेस पे आकर कूल हो जाते हैं, जिसको हम शबनम कहते हैं या ड्यू ड्रॉप कहते हैं। नंबर 2 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ प्रेशर एंड टेम्परेचर वेरिएशन ऑन अ सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। तो क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएशन का सब्लिमेशन और डिपोजिशन पे। आंसर है डिक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजिंग टेम्परेचर promote the sublimation while the increasing pressure and decreasing temperature favor to the deposition. Question number 3 है why do vapors form on a handle and cylinder of a fire extinguisher when it's discharged। तो डिस्चार्ज के दौरान जो है वाटर वेपर उसके जो है नोजल पे क्यों बन जाते हैं।
तो इसका आंसर है कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इज कूल द सरफेस काजिंग द moisture in the air to condense into the vapor on the handle and the cylinder. Question number 4, why does sweating help to cool our body down during the exercise? तो जो स्वेटिंग जो हमें पसीना आता है वो हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। तो इसका आंसर है स्वेटिंग कूल्स द बॉडी बाय एब्जॉर्बिंग हीट एज स्वेट evaporate from the skin carrying the heat away. Question number 5. Consider piece of a metal X initially at temperature of 100 centigrade. It's placed on a heater which is providing heat constant rate until it's reached the final temperature 400 centigrade. The metal has a melting point is 250 centigrade. तो ये एक्स मेटल है जिसका जो टेम्परेचर इनिशियल दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है और मेल्टिंग पॉइंट दी हुई है, उसके तहत हमें ग्राफ बनाने हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें जो है हमें इनके ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ग्राफ के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रा टेम्परेचर टाइम ग्राफ illustrated that the change in temperature of a metal x its heating। ठीक है, तो हमें कुछ ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनाएंगे। ग्लोब की जो है स्टार्टिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड और उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 250 और टेम्परेचर इंक्रीज होकर जाता है 400 सेंटीग्रेड तक। तो टेम्परेचर क्या होगा कि जो 100 सेंटीग्रेड से 250 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज होगा और राइज होते हुए जब 250 तक पहुंचेगा और 250 उसकी मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट है तो तब जो है वो फेज़ चेंज हो रहा था, तो फेज़ चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो 250 से जो होगा वो उसका टेम्परेचर होगा फ्लैट होगा, फ्लैट कर्व बनेगा और फ्लैट कर्व की वजह से जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर से जो एक पॉइंट के बाद जो एक टाइम के बाद जो है फेज़ चेंज मुकम्मल तौर पे हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगी। तो फिर से 250 से जो टेम्परेचर राइज़ होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज राइज़ होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा टेम्परेचर वर्सेस। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ के अंदर जो पहले जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अप टू 250 तक जैसे ही पहुंचता है, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि फेज़ चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम के बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो जो पार्ट बी है कि डिस्क्राइब हाउ टेम्परेचर चेंज टाइम ग्राफ ऑफ अ मेटल एक्स डिफर फ्रॉम द एक्स। तो हमें एक और मेटल है जिसका जिसका नाम है मेटल ए वाई, तो उसका भी टेम्परे ग्राफ हमें बनाना है, वो टेम्परे बताना है कि वो मेटल एक्स से किस तरह से डिफरेंस है। तो ये भी ज़हन-नशीं करना है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट सेम 250 है लेकिन उसकी लेटेंट हीट ज़्यादा है। लेटेंट हीट ज़्यादा है क्या का मतलब है कि उसका जो टेम्परेचर ज़्यादा लेटेंट हीट ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट सेम है तो उनका ग्राफ ऑलमोस्ट सेम बनेगा। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है कि मेटल वाई की जो है वो लेटेंट हीट ज़्यादा है। लेटेंट हीट ज़्यादा है तो इसका मतलब है जो जहाँ पे टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो फ्लैट दिखा रहा है, जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं दिखा रहा है, अगर लेटेंट हीट ज़्यादा है तो उसका जो है कि फ्लैट कर्व ज़्यादा बनेगा, फ्लैट ग्राफ ज़्यादा बनेगा बमुकाबले मेटल एक्स के। नंबर 6 है हाउ डज़ द प्रेशर इन अ कार टायर चेंज द ड्यूरिंग लॉन्ग ड्राइव ऑन द हॉट डे? तो इसका आंसर है द प्रेशर इंक्रीज बिकॉज द एयर इनसाइड टायर गेट हीटेड एंड एक्सपेंड। Question number 7, how does understanding the thermal expansion help to prevent crack in the sidewalk during the hot weather? तो इसका आंसर है it allow engineering to leave gap expansion joint between the slab to the concrete when expand without cracking। तो यह कह रहा है कि अगर कंक्रीट का अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर अलग-अलग गैप बनाए जाएँ तो जब एक्सपेंड करेगा तो उन गैप में एक्सपेंशन होगी और क्रैकिंग नहीं होगी। Later imagine you are stuck in a snow with your car which which would more be effective for melting underneath a plot of hot water or high power heat lamp। इमेजिन करें आप अगर स्नो साथ अगर स्नो के अंदर ट्रैप हो जाते हो तो आपको कौन-सा मेथड आपको इफेक्टिव लगेगा जो उसको कार को स्नो से निकालने के लिए? तो इसका आंसर है ऑफ अ हॉट वाटर अ पॉट ऑफ हॉट वाटर वुड बी मोर इफेक्टिव बिकॉज़ वाटर ट्रांसफर हीट फास्टर थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डज़ द इवेपोरेशन ऑफ अ वाटर फ्रॉम प्लांट लीव हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन थ्रू आउट द प्लांट? तो क्वेश्चन नंबर आंसर क्रिएट अ सेक्शन फोर्स transpiration pull that draw the water and nutrition up from the roots। Question number 10, why does adding ice to drink cool it down more effectively than adding cold water? तो आंसर है ice absorb extra heat as it melt latent heat of a fusion, cooling the drink water more cold than water। Question number 11, what are the challenges associated with the maintaining extremely low temperature required to occur?
Answer: it require expand and complex cooling systems such as using liquid helium and liquid nitrogen to keep temperature extremely low.